A very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Etakshla classes. I am Kabir Srivastava, who is going to present you previous year questions based on chemistry. So today we are going to cover up NDA 2020. So अभी तक इन सेशंस में जो NDA के सेशन मैंने लिए हैं उसमें ज्योग्राफी, देन दिस फिजिक्स कंप्लीटली कवर अप हो चुकी है. अब हम आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री को. इस वीक हम केमिस्ट्री कवर अप कर लेंगे. देन बाय नेक्स्ट वीक we will cover this biology. After biology, we are going to cover up this polity and history. So मार्च एंड तक हमारे एनडीए के पिछले पांच पेपर वो कैसे एनडीए 2020, 2019 2 एंड 2019 1, देन 2018 2 एंड 2018 1, इन पांच पेपर्स को कवर किया जाएगा. सो एज यूजुअल जैसे कि ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट और मैथ बेस्ड अप्रोच था अपना, ठीक है. एंड फिजिक्स में मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया था और एक कॉन्सेप्ट के अराउंड जो क्वेश्चन था उसके अराउंड दो तीन कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि इन्हीं सेशंस के थ्रू आपको मोटा मोटा फिजिक्स के बारे में पता लग जाए. सो सेम अप्रोच हमारी केमिस्ट्री में भी रहने वाली है, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which one of the following elements isotope is used in the treatment of cancer? So NCERT based question, ये फिजिक्स में भी है, ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, राइट. जब आप फिजिक्स में वेव्स पढ़ोगे, रेडिएशन ईएम वेव्स पढ़ोगे, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी. एंड देन केमिस्ट्री में जब आप ये पढ़ोगे अपना आइसोटोप्स, तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन. अगर आपने ये वेब सीरीज देखी होगी चर्नोबिल, चर्नोबिल में जब एक्सप्लोजन होता है तो जो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं या फिजिशियन होते हैं वो आयोडीन की पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं. वो इसलिए होता है क्योंकि जो रेडिएशन होता है वो कैंसर कॉज करता है, ठीक है, कैंसर करता है. तो उससे बचने के लिए आयोडीन की पिल्स दी जाती हैं. तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो. सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से दैट कि जब भी आप कोई चीज़ देखो, बी इट वेब सीरीज और बी इट एनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन यूट्यूब, पे इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो देखो, अगर किसी ने चर्नोबिल भी देखा होगा तो उसे वहाँ से भी उसका आंसर निकाल सकता है वो, ठीक है. सो बट ऑब्वियसली आपको पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना है. सो एनसीईआरटी में ये दोनों एग्जांपल फिजिक्स में भी दिखेगा, केमिस्ट्री में भी दिखेगा, ठीक है. तो उसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन. आयोडीन की पिल्स ली जाती हैं टू अवॉइड कैंसर और टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सो कैंसर इज अ क्रॉनिक डिजीज, दैट दिस इज ऑल द स्टेटमेंट, ठीक है. हमसे बस आपको ये याद रखना है कि iodine 131 is one of the best known radioisotopes for managing cancer, and iodine 131 and 125 are injected directly into the tumors to stop the growth of cancer cells and treating them, right. Moving on to the next question, the atomic mass of an element is equal to the sum of the number of. Very easy question. इसने आपसे सिर्फ पूछा है कि जो एटॉमिक मास होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड, मतलब उसकी इसका भी फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में मिलेगा या कोई भी बुक आप फॉलो करो, उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक है. तो एटॉमिक मास होता है आपका दिस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट. तो जो एटॉमिक मास होता है उसे हम बोलते हैं इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में उसने बताया है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, वो एक्सपेरिमेंट किसका था, अल्फा बीटा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड का था वो. वैसे ही न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, तो वो थे जेम्स चैडविक, राइट. सो आंसर ए. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट. देखिए, मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कलर तो हो नहीं सकता, मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा. जहाँ कंफ्यूजन होगी वो ये होगा, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट, ठीक है. अब एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर में आप ये देखो, जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है. और जो एटॉमिक वेट होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो एनसीईआरटी में भी ये चीज़ बोली गई है कि मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है. इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर जेड, जो आपको एनसीईआरटी में ये जो जेड के थ्रू डिनोट किया जाता है इस चीज़ को, ठीक है. तो अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्रोपेन
molecule having the molecular formula C3H7Cl. This is the formula, right? अब इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो, या मैं ही बना देता हूँ. Just see this all are H, right? And there is one Cl bond, means C and Cl bond. So अब ध्यान से देखो कितने बॉन्ड है. पहले हम आउटर बॉन्ड्स को काउंट करेंगे. 1 2 3, then this 4 5 6 7 8, 8 हो गए. एंड कार्बन कार्बन में भी तो बॉन्ड होता है, तो ये 2 बॉन्ड और हो गए, तो 10 बॉन्ड्स इन टोटल. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी. ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया. अब आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? बकमिंस्टर फलरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. देखिए कार्बन के 3 एलोट्रॉप आपको, या 3 एग्जांपल दिखेंगे. एक तो यही हो गया बकमिंस्टर फुलरिन C60, और देन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो देयर. सो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू अदर 3 एटम्स. बिल्कुल सही है, और ये स्टेटमेंट एज इट इज दी गई है एनसीईआरटी में. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट स्टेटमेंट. डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट. डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So, diamond is a bad conductor of electricity. In diamond, each carbon atom is having a covalent bond with 4 other carbon atoms. देखिए कार्बन 4 एटम्स चार बॉन्ड बना सकता है, राइट? ऐसे कार्बन 4 एटम. अगर हम पीछे भी जाएं, ये देखिए ध्यान से इस पार्ट को देखो, सिर्फ इस सी को देखो, तो आपको दिखेगा कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं. एक Cl के साथ, एक 2 H के साथ, और एक अपना C के साथ बना रखा है. ठीक है, तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं. तो यस, तो डायमंड में 4 बॉन्ड आपस में, मतलब 4 कार्बन एटम एक कार्बन एटम से लिंक होते हैं, तो इसीलिए वो फ्री नहीं है. उसका कोई भी एक, आप कह सकते हो एक भी जो रिसेप्टिव साइट है वो फ्री नहीं है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. वेयर एज ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट में तो स्टेटमेंट ही दे रखी है कि 3 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होता है, तो एक उसका रिसेप्टिव साइड या एक स्पेस खाली है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी. आप कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सिंपल. ठीक है, तो इसीलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट इज लिंक्ड टू द 3 अदर कार्बन एटम्स. बट in the case of diamond, it is totally different because each carbon atom is linked to other 4 carbon atoms. So that is why it is unable to conduct electricity. So आगे बढ़ते हैं. Which one of the following was the first mineral acid discovered? बहुत ही easy क्वेश्चन है. सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. ठीक है, ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑब्वियसली आपको मिल तो जाएगा ये, और अगर आप लूसेंट भी पढ़ोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा. बट ये क्वेश्चन यूजली या फिर हम पढ़ते हुए अवॉइड कर देते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एक दो. तो आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेसिकेंट? ये इस वर्ड का मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक, द वन विच कैन एब्जॉर्ब वाटर. एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक होता है. हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब डर होता है. हाइड्रो मीन्स वाटर, तो पानी का डर. तो कुछ सब्सटेंस होंगे हाइड्रोफोबिक एंड कुछ सब्सटेंस होंगे हाइग्रोस्कोपिक. तो हाइग्रोस्कोपिक, तो इसमें सिलिका जेल इज द करेक्ट आंसर. आपने देखा होगा जो वाटर फिल्टर आते हैं जब एकदम खाली होते हैं, तो उसमें सिलिका जेल होता है. वो सिलिका के वो होते हैं, पैकेट्स होते हैं. ठीक है, जो पैकेट्स होते हैं उसमें सिलिका होता है. ठीक है, सिलिका बॉल्स होती हैं. तो वो किस लिए होती है? कि आसपास का जो मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, सेम हमारे शूज में भी होता है कि आसपास के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, तो बैक्टीरिया अटैक नहीं होगा उस पर. ठीक है, अदरवाइज वहां पे मॉइस्चर होगा तो बैक्टीरिया अटैक करेगा. सिलिका जेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेसिकेंट बिकॉज इट होल्ड्स एंड absorb the water vapor in leather products, जैसे कि मैंने बोला, शूज एंड सम फूड प्रोडक्ट्स. द लैक ऑफ मॉइस्चर कैन लिमिट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड रिड्यूसेस द स्पॉइलेज इन द प्रोडक्ट. जो कि मैंने बताया था कि शूज में इसलिए डाला जाता है कि वहां पे अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा. ठीक है, और जैसे कि आप कोविड का ही देख रहे हो. कोविड, अभी एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि कोविड एरोसॉल है. ठीक है, एरोसॉल है. तो एरोसॉल क्या होता है? ह्यूमिड नेचर में ज़्यादा फैलता है. ठीक है, अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा तो ज़्यादा फैलेगा. तो सेम अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये बैक्टीरिया फंगस ये बहुत ज़्यादा आएंगे. इसीलिए लैक ऑफ मॉइस्चर के लिए, कि ये सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए ये सिल्का जेल का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड DDT इज करेक्ट? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा? ये COOCl2
ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर DDT की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C14H9Cl5। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। सो अब आपको देखना है इसमें कि ये तो हो गया आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑप्शन ए और बी तो गलत हो गए, बोथ आर ऑर्गेनिक एंड बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी आर टोटली इनकरेक्ट। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, बोथ कंटेन कैल्शियम। कैल्शियम सिर्फ इधर है, इसमें कहीं नहीं है कैल्शियम DDT में। और क्लोरीन दोनों में है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोरीन। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बिकॉज DDT लोगों को नहीं पता होगा। ब्लीचिंग पाउडर स्टिल पीपल नो, बट DDT नहीं पता। तो ऑब्वियसली आप सी एंड डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आप थोड़ा सा अगर इसके बारे में पढ़ोगे, लूसेंट में ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, DDT के बारे में बताया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से आप कवर अप कर सकते हो इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंज इन कलर्स व्हेन अ टर्मरिक स्टेन ऑन white clothes is scrubbed by soap and then washed with water? सो ये क्या कह रहा है कि सपोज टर्मरिक स्टेन आपके उस पे लग जाता है, आपके वाइट क्लोथ पे, तो उसे आप सोप से पहले घिस दोगे तो कौन सा कलर आएगा? ठीक है, मतलब सबसे पहले जब टर्मरिक स्टेन होगा तब कौन सा कलर आएगा? तो जब आप उसे पानी से घिस दोगे या सोप से घिस दोगे, सोप सॉल्यूशन से घिस दोगे, तब कौन सा कलर आएगा? और जब आप उसे वॉश कर दोगे तो उस पे कौन सा स्टेन रहेगा? तो जब सपोज आपकी उस पे टर्मरिक गिरता है तो येलो कलर तो आएगा आएगा। ठीक है, और कंफ्यूज भी क्यों ना, यहाँ ABCD में बिगनिंग तो येलो से ही हो रही है, तो येलो तो पहला कलर एस्टैब्लिश हो गया। दूसरा कलर, कभी भी जब आप देखना कि जब आपके पेंट पे, वाइट क्लोथ पे टर्मरिक स्टेन आता है ना, तो आप उसे जब साफ करते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। इट सीम्स लाइक देयर इज अ ब्लड फ्लोइंग थ्रू दैट बॉडी पार्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, वो ब्लड नहीं होता। वो क्या होता है कि आपका जो, आप जब उसे सोप सॉल्यूशन से वो घिसते हो, तो वो मिक्सअप करके एक कलर देता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेड कलर होता है। तो आप यहाँ से पता कर लोगे कि रेडिश ब्राउन ही है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा कलर होगा? जब आप उस पेन को दोबारा से या उस क्लोथ को देखोगे ना दोबारा से, तो फिर वो येलो दिखेगा। ठीक है, क्योंकि दाग तो जाता नहीं है इतनी इजीली। तो अगेन येलो। तो करेक्ट जो सीक्वेंस होगा येलो, रेडिश ब्राउन एंड येलो। ये एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने समझा दी थी पिछले स्लाइड में, सो आप लोग इसे ऑब्वियसली देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम आर। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको इनके फॉर्मुलेज याद है, और क्रिस्टलाइजेशन एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, तो उसमें ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं एज इट इज। तो कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हो, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और उसके साथ 5 वाटर एसोसिएट होते हैं, 5H2O। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 10H2O, 10 वाटर हो गए, तो 5 10। पहली बात तो ऑप्शन तो यही हो जाएगा। अब जिप्सम की बात कर लेते हैं। जिप्सम होता है आपका, जिप्सम में होता है 2 वाटर्स एसोसिएट। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2H2O। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 5 10 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन है। एट नियरली 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम कार्बोनेट shows the property of gradually decomposing, which makes it usable in bakery product. The product of decomposition responsible for the use of sodium bicarbonate. देखिए 70 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम कार्बोनेट ब्रेक कर जाता है और वो फिर बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। आप जैसे केक बनाते हो तो आप उसमें बेकिंग पाउडर डालते हो तो वो ब्रेक कर जाता है, तभी वो आपका केक फ्लफी सा बनता है। ठीक है, सॉफ्ट बनता है। वो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो उसे समझते हैं। इसमें उसने पूछा था प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज ऑफ सोडियम बायोकार्बोनेट इज, तो ऑप्शन इसका होगा ए, CO2। अब देखो कैसे, एट नियरली 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम बायोकार्बोनेट gradually decomposes into sodium carbonate, water and carbon dioxide. So 2NaHCO3 breaks down into Na2CO3. ठीक है, that is sodium carbonate, then plus H2O plus CO2. Okay, so इसने क्या पूछा है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ऑक्सीजन। ध्यान देना, जो प्रोडक्ट डीकम्पोजिशन, मतलब जो प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द, जिसने लास्ट स्टेटमेंट पूछी है, द प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूज ऑफ सोडियम बायोकार्बोनेट इज। ठीक है, जो डीकम्पोजिशन होके जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है जिसकी वजह से बेकरी प्रोडक्ट में हम इसका यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का? इसका मतलब ये है। तो आपने कोक देखी है, कोक कार्बोनेटेड वाटर होता है तो उसमें CO2 होता है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें एक तरह से
गैस होती है, तो वैसे ही जो गैस होती है वो उस चीज़ को फुला देती है आपके केक को, ठीक है? उसे मतलब जब वो केक फूल जाएगा इसलिए वो सॉफ्ट होता है, तो उसमें CO2 इन्वॉल्व होती है, ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। और यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हो, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे 5 से 6 एसिड्स के नाम है, जिन जैसे फॉर्मिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, विनेगर हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, इन सब के ना कुछ कॉमन नेम्स दिए, कॉमन यूजेस दिए और इनके IUPAC नेम्स भी दिए गए हैं, ठीक है? जैसे ये सारे ना इथेनोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे आपके IUPAC नेम है। और विनेगर एक कॉमन यूज है या कॉमन नाम है, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो विनेगर इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड, ठीक है? इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है? एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, a dilute solution of acetic acid produced by fermentation and oxidation of natural carbohydrates is called vinegar, ठीक है? तो विनेगर एक तरह से कॉमन टर्म में बुलाते हैं और उसका नाम होता है, अगर आप वैसे देखो तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ठीक है? तो ये चीज़ है। एनसीईआरटी में आपको ये टेबल जरूर मिल जाएगा। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज, तो आपने ये थ्योरी तो पढ़ी होगी, KLMN, ठीक है? तो के में होते हैं 2, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं अपने 18 और एन में होते हैं 32। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल इज 32। बाकी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, KLMN 2, 8, 18, 32, राइट? आगे बढ़ते हैं। चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? तो CaCO3 होता है। तो chalk and marbles are different forms of calcium carbonate. Chalk is a soft white porous sedimentary rock that is, ये सब कुछ वही है chalk की एक तरह से, आप कह सकते हो एक्सप्लेनेशन है फर्दर ऑन, बट आपको फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रोडक्ट होता है, मतलब उसे चॉक और मार्बल में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है? सो ये चीज़ थी। सो दिस इज ऑल अबाउट NDA 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक 24 से 25 क्वेश्चन हमने फिजिक्स में डिस्कस किए थे NDA 2020, 15 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के, तो 40 क्वेश्चन तो ये हो गए, 10 क्वेश्चन रहे आपके बायोलॉजी के, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, लाइक कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है और वो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ही बहुत अच्छे से करता है, तब भी वो 40 क्वेश्चंस तो आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। बाकी इसमें कभी ये नहीं कहता कि आप ये छोड़ के जाओ एग्जाम में बायोलॉजी, बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा तो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाता है NDA में, ठीक है? तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा एग्जाम को क्रैक करना। तो अभी केमिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 14 से 15 क्वेश्चन। तो और पूरे पूरे NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ NCERT पढ़ लोगे देन यू विल मेक इट थ्रू। So this is all about this NDA 2020 previous year question based on chemistry. So please like this video, appreciate our efforts, and mention any improvement to be done from our side in the comment box. And subscribe this channel, that is Takshila Classes, and share out this video with your friends. So we will be coming with more and more videos like this on daily basis. So stay tuned. Thank you. Goodbye.